अच्छा, तो इसकी जो पैदाइश है 55 BC में होती है, सॉरी CE में होती है, और 135 में वफात होती है इसकी। और ये पहले एक गुलाम था, एपिक्टिटस एक गुलाम था। और उसके बाद इसने फलसफा सीखना शुरू किया, और इसके फलसफा सीखने की लगन को देख के और इसकी जहानत को देख के इसके मालिक ने इसको आज़ाद कर दिया था। और फिर इसने अपनी सारी बकाया ज़िंदगी जो है वो फलसफा सीखने में लगा दी। बेसिकली आप पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जितनी भी रोमन फिलोसफी है ना, कुछ फिलोसफर्स को निकाल के वो सारी की सारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर घूमती है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? स्टोइसिज्म का। क्योंकि ये स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ ले कि रिलीजन की तरह ना, रोमन के बिलीफ सिस्टम या उनके जो जिबिल्लत के अंदर ना रचा बसा हुआ था। स्टोइसिज्म मैंने पहले भी पढ़ाया है कि क्या चीज़ है। रिपीट कर देता हूँ कि स्टोइसिज्म इज द स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि अपनी लाइफ की जो हर्डल्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करो। और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उसको पहचानो, एंड देन उसके खिलाफ खड़े होकर कोई एक्शन लो, ना कि अपने आप को कोई दिलासे दिए रखो कि यार नहीं, मुश्किल तो है ही नहीं मुझे। अक्सर होता है ना हमारे यहाँ, लोग क्या करते हैं, वो मुश्किलात से उनको दरपेश होती हैं, लेकिन वो बड़ा कूल तरीके से कहते हैं यार मुश्किलात कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। वो कहता है ये टेंशन नहीं लेने की बात नहीं करनी, टेंशन लो कि आपको मुश्किल दरपेश है, और फिर उसका हल ढूंढो बड़े ही इंटेलेक्चुअल वे के साथ। सो बेसिकली स्टोइसिज्म ये है। तो पूरी रोमन फिलोसफी के ज्यादातर जो फिलोसफर्स हैं ना, वो ये बेसिक डेफिनेशन बता दी मैंने स्टोइसिज्म की। वैसे इसकी जो फिर जो इसकी तशरीह कह लें या इसकी मजीद इसको डिस्क्राइब जो है वो फिलोसफर्स ने किया। फिर चंद एक फिलोसफर्स को निकाल के सारी रोमन फिलोसफी स्टोइसिज्म पर घूमती है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड किसने ऑन किया? ये कौन था? काइंडली इतना ना करें, एक मिनट मैं सेटिंग भी सेट करता हूँ। नहीं, वो सेटिंग में था ना मेरे पहले से कि सभी व्हाइट बोर्ड ऑन कर सकते हैं, अब मैंने इसको सेट किया है, तो काइंडली इतना ना करें। इस तरह से ध्यान डाइवर्ट होता है। खैर, बात करते हैं नेक्स्ट। तो वो बेसिकली जितनी भी रोमन फिलोसफी वो किसी के इर्द गिर्द घूमती है, स्टोइसिज्म की। तो अब हम बात करते हैं एपिक्टेटस की, जो कि आज हमने पढ़ना है। तो वो भी स्टोइसिज्म का बहुत बड़ा बिलीवर था, और उसको लेकर चला उसने। तो आपको बेसिकली ना जो रोमन फिलोसफर्स की फिलोसफी काफी एक दूसरे के साथ ना सेम नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सारे के सारे तकरीबन ना कुछ एक को निकाल के, जो कि इसमें एक है भी जो कि स्टोइसिज्म पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन ज्यादातर की फिलोसफी एक दूसरे से इस वजह से मिलती थी कि सब स्टोइसिज्म पर बिलीव करते थे। तो उसको मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब कर देते थे वो, लेकिन एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती किस्म की फिलोसफी थी इनकी। तो ये चीज आपको बहुत मिलेगी। तो उसका पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। उस चीज पर फोकस करो, उस चीज पर ध्यान दो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये पीछे पिछले फिलोसफर ने भी कहा था, याद हो आपको तो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया था कि फोकस उस पर करो कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है। विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, उस पर फोकस करना ही तुम्हारे लिए फजूल है। सो उन चीजों को रुए कार लाओ जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, फिर उसमें अचीवमेंट्स करो, और उसको जो है ना वो इनहेंस करो। फिर वो कहता है कि वर्चू इज द हाईएस्ट गुड, कि जो अफजलियत है ना, वो हाईएस्ट गुड है, वो सबसे बड़ी अच्छाई है। और वो किस तरह से हमें मिलेगा? हम अफजल कैसे होंगे? विद विजडम, दानाई से, विद करेज, बहादुरी से, विद जस्टिस एंड सेल्फ कंट्रोल।
कि हम करेज से, बहादुरी से, विजडम से, इन चीजों से हमारे अंदर जो है वो अफजलियत पैदा होगी, और सेल्फ कंट्रोल जो है उसके जरिए हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे तो हम अफजल बनेंगे। थर्ड वो पॉइंट था द पावर ऑफ चॉइस की, कि हर इंडिविजुअल को इस चीज का फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के जितने भी मामलात हैं उसकी में पावर ऑफ चॉइस रखे। एक फ्रीडम होना चाहिए, और फ्रीडम होने के बाद वो उसको अपनी लाइफ के जितने भी मामलात हैं उसमें वो चॉइस खुद करे, और उसकी वो पावर ऑफ चॉइस इतनी इंटेलेक्चुअल हो कि जो कि बाद में उसको कोई मसला ना उसके लिए खड़ा करे। तो इंसान के अंदर पहले तो सब बता देना कि विजडम होता है, विजडम से ही इंसान एक अच्छी पावर ऑफ चॉइस ले सकता है। तो कहता था पावर ऑफ चॉइस कि आपके अंदर एक तो फ्रीडम के हवाले से भी पावर ऑफ चॉइस होनी चाहिए, और एक अच्छी पावर ऑफ चॉइस होनी चाहिए आपकी जिंदगी के मामलात के हवाले से। फिर वो एक पॉइंट देता है लाइफ इन अकॉर्डिंग्स विद नेचर। वो कहता है कि चूंकि इंसान इस बाय प्रोडक्ट है इस यूनिवर्स की नेचर का, सो उसको करना भी वही चाहिए जो कि नेचर के बहुत करीब हो, जो कि फितरत के बहुत करीब हो। वो वहां तक रहना, महदूद रहना चाहिए कि जो कि कुदरत के कवानीन और कुदरत ने जो इंसान को अता किया ना उसके करीब तरीन हो। लेकिन आज हमने तो कुदरत का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, हमारी खुराकों से लेकर हमारी इन्वायरमेंट तक नेचर के खिलाफ है। तो इसने, इस जो एडवांस वर्ल्ड ने हमें आसाइशों के साथ साथ डीनेचराइज कर दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये इसका 6 पॉइंट है। Epictetus emphasized the need for regular self-examination and introspection. He encouraged individuals to reflect on their thoughts, actions, and motivations to identify areas for improvement. वो कहता है कि इंसान को पहले अपना तजिजिया करना चाहिए कि वो है क्या, और रेगुलर करना चाहिए, रोज की बुनियाद पर करना चाहिए। और वो एक इंडिविजुअल को, इसकी फिलोसफी, स्टोइसिज्म बेसिकली है ही इंडिविजुअल फिलोसफी। इसको आप एक तरह की साइकोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको भी पता होगा कि साइकोलॉजी में भी स्टोइसिज्म पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली जो फिलोसफर्स हैं जो दो तरह के होते हैं। एक फिलोसफर होता है जो इंडिविजुअल फिलोसफर होता है, एक फिलोसफर होता है जो कि मेटाफिजिकल फिलोसफर होता है। कुछ फिलोसफर्स होते हैं वो पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये इंडिविजुअल फिलोसफर, फ्रेडरिक नीचा एक इंडिविजुअल फिलोसफर था, लेकिन कुछ होते हैं वो मिक्स होते हैं। वो फिर पॉलिटिकल फिलोसोफर भी होते हैं, उसके साथ साथ इंडिविजुअल फिलोसोफर भी होते हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसोफर भी होते हैं। अब कार्ल मार्क्स कौन था? पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उसने और दूसरी फिलोसफी बहुत कम दी, हल्की बुल्की बात, कोट्स वगैरह तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो मेन फोकस किस पे घूमता है, पॉलिटिकल फिलोसफी पे घूमता है, जैसे कम्युनिज्म की फिलोसफी दी थी और सोशलिज्म की। सो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल फिलोसफर है, ठीक है। और स्टोइसिज्म को जो भी लेकर आता है वो इंडिविजुअल फिलोसफर ही होता है। अच्छा, तो वो कहता है कि हमें हमें अपनी लाइफ को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, कि हाँ, तजिया करना चाहिए कि आज मैं कितना इंप्रूव हो गया हूँ, उसके बाद अब कल मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से छोटा 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 चेंज लेकर अपने आप को चेंज किया जाए। अच्छा, मैं आज इसके साथ एक चीज़ भी रिलेट करना चाहता हूँ। मैंने पहले सोचा था कि रिलेट करूंगा और बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ ना एक बहुत आम मौकफ है कि जब भी इनकलाब लाया जाए ना, इनकलाब की जब बात होती है तो फौरी आता है कि यार पता नहीं कोई अ, मेरी आवाज आ रही है? और ये आ रही है ना आवाज?
हाँ। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताना था कि जब भी बात होती है ना कि इनकलाब लाया जाए, रेवोल्यूशन लाई जाए, तो हमें एक माइंडसेट दे दिया गया जैसे कोई 10-15 साल लगने हैं और जी ऐसे इनकलाब आ जाना है और जो है ना कोई मसीहा उठ करना उसने इनकलाब ले आना है और बड़ी जल्दी ये काम हो जाना है। और उठो, ये एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो पुराने जमाने वाला कि तलवारें लेकर बंदूकें लेकर और जी रेवोल्यूशन, आहिस्ता 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 अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने आप को इनहेंस करते जाएं। तो याद रखें, इनकलाब भी हमेशा इनहेंस करके आता है। कभी भी रातों रात इनकलाब नहीं आता, कभी भी रातों रात रेवोल्यूशन नहीं आती। हमेशा वो नबियों के साथ खास है, जैसा अल्लाह के उनकी उनकी ही जिंदगी के अंदर सब होना होता है। अल्लाह के नबी 24 साल के अंदर इनकलाब आ गया। लेकिन उस 24 साल की में की आप स्ट्रगल भी देखें ना पीछे, तो इधर भी 24 साल में इनकलाब आ सकता है, 25 साल में इनकलाब आ सकता है। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बैठ गया ना कि जी निकलेंगे, खून बहेगा एंड जल्दी जल्दी इनकलाब आ जाएगा, नहीं। एक सर्कल में हमें जाना पड़ेगा। पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टोइसिज्म है ही तो इंडिविजुअल फिलोसफी, लेकिन ये आज के दौर में इनकलाब लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम मैस लेवल पे अप्लाई करते हैं कि इंसान पहचाने, ना कि ख्वाब में रहे कि नहीं वो मैं तकबीर पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर पढ़ूंगा और चढ़ दौड़ूंगा तो सब बंदे मार डालूंगा मैं, और जी मैं तो कब्जा कर लूंगा हुकूमत के ऊपर। ऐसे नहीं होता था। सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मैं पहले किस नहज पे हूँ, मेरे साथ लोग कितने हैं, वो कितने कैपेबल हैं, वो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर सारा अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनका ईमान नहीं था? चलिए, अल्लाह असल ईमान के बारे में तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन क्यों नहीं ला सके वो इनकलाब? बिकॉज उन्होंने अपनी अपनी लाइफ की जो लास्ट लाइफ थी ना उसके अंदर अपने बयानात में बोला कि मैं इस वजह से इनकलाब नहीं ला सका या इस वजह से उस दगोदो के अंदर नहीं आगे जा सका, बिकॉज मेरे पास जो मैंने बीज बोए थे, कि जिन लोगों को मैंने जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो लोग इतने कैपेबल ही नहीं थे। उन पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं, सॉरी, कि उन तलों में पानी ही नहीं था, या उन जो दिए थे उनमें तेल ही नहीं था। वही बात है कि अगर आज देख लें कितने लोग हैं इनकलाब इनकलाब की बात करते हैं, खिलाफत की बात करते हैं। साइलदीन साहब को देख लें आप, इंजीनियर साहब को देख लें, और भी बड़े लोग हैं, कैसर साहब को देख लें। ये तो वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स हजारों में, लाखों में है। लेकिन बात करने का जब मकसद ये है कि इतनी ज्यादा फॉलोइंग होने के बावजूद, सब होने के बावजूद क्यों नहीं इनकलाब आता? बिकॉज एक जज्बाती अप्रोच और एक जज्बाती स्टांस होता है। कोई भी एक मुनज्जम तरीके से जुड़कर वन वन स्टेप क्लियर करने को तैयार नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि पहले 1% होना है कंप्लीट, फिर 2% होना है, फिर एकदम हो सकता है कोई मौजूदा 5% हो जाए, फिर 7%, फिर 9%। ये इस तरीके से स्टेप्स कवर होने हैं। पहले तो जुड़ने की जरूरत है ना, जो जुड़े ही नहीं। एक प्रॉपरली जो भी आता है नया अपने अपना एक लॉन्च कर देता है, फिर अगला नया आता है अपनी लॉन्च कर देता है मामलात को। तो जुड़ने को तैयार नहीं है। तो देख लें आप, साहिल साहब जो है वो जमात इस्लामी वाले से नाराज हुए बैठे हैं, जमात इस्लामी वाले साहिल से नाराज हुए बैठे हैं। पूछे दोनों का मकसद क्या है, तो दोनों का मकसद ही खिलाफत है, निज़ाम मुस्तफ़ा है। तो मकसद एक होने से तो कुछ नहीं ना होगा, एक्शंस एक होने से कुछ होगा। तो एक तो जुड़ना, जुड़ने के बाद स्टेप्स एक साथ कवर करना। जैसा वहां सेल्फ रियलाइजेशन थी, यहाँ पे मैस रियलाइजेशन, एक दूसरे को जानना। तो आप देखें ना कि पहले तो पाकिस्तान का देखें स्ट्रक्चर, या पाकिस्तान का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो माँ बहन एक हुई पड़ी है। उस इस प्रॉपरली पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप किस तरीके से एक जुनूनी तरीके से इनकलाब लेके आ सकते हैं? यहाँ आप जहाँ तलवारों और ये बंदूकों से इनकलाब लाने का सोच रहे हैं, वहां पर तो इंटरनेट नहीं की सर्विस भी अब हमारे जो है वो बस के अंदर। वो जिस दिन मैंने एक रील देखी उसके अंदर वो कह रहा था कि 2 ईयर्स पहले जो फ्रीलांसर्स हैं वो हुकूमत से इल्तिजा करते हुए कि
सॉरी वो हुकूमत से गुस्सा करते हुए कि यहाँ पर जो है ना वो वेबसाइट है कौन सी अपना, सॉरी वो बैंक वाली ऐप है एक पेपाल, उसके अंदर पेमेंट्स आती होती हैं। तो हुकूमत से ये कहते हुए कि पेपाल को पाकिस्तान में लेकर आओ ताकि हम फ्रीलांसिंग कर सकें। और अब क्या कर रहे हैं वो फ्रीलांसर बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं कि पेपाल ना लेके आओ, इंटरनेट ही सही दे दो हमें। तो पाकिस्तान भी एवोल्यूशन हो रही, पाकिस्तान के अंदर भी वो इस तरह से हो रही है। तो मेन पॉइंट को हम नहीं कवर करते, हम किन चीज़ों की तरफ भागते हैं, जज्बात की तरफ। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान के अंदर मेन मसाइल क्या है, उनको नहीं देखते हम। हम बात करते हैं सूद की। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सूद हराम है और अल्लाह के खिलाफ बगावत है। लेकिन सूद को आपकी गवर्नमेंट अभी कभी भी नहीं साइड पे करेगी, बिकॉज सारी इकॉनमी, सारे मामला सूद पे चल रहे हैं। जैसे ही सूद हटा तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब लोग कहेंगे करने दो डिफॉल्ट, हराम चीज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये आपका जज्बा ईमानी है, अप्रिशिएट इट। लेकिन आप देखें कि हुकूमती लेवल पर क्या मामला है, बाकी दुनिया में क्या मामला चल रहे हैं। आप पाकिस्तान की क्या हर हर बंदे में इतना ईमान है कि वो इस चीज को सफर कर लेगा? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यार हम ज्यादा कहीं और निकल पड़े हैं, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अली भाई अपना जो सवाल है वो आप महफूज रखें, एंड पे पूछ लेंगे सारे क्वेश्चंस। तो वो सेल्फ कंट्रोल की बात करता है, वापस आते हैं कि सेल्फ कंट्रोल की बात करता है कि जो आपके आपकी लाइफ है ना, उसमें आप सेल्फ कंट्रोल लेकर आए और उसको इनहेंस करें आहिस्ता आहिस्ता। आज जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जो कि आप नहीं अचीव करते, फॉर एग्जाम्पल आज आप बैठे हो घर के अंदर या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हो, आप कहते हो मैंने एक प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान का। आज वो चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन आप वन वन स्टेप कवर करते हुए उस इम्पॉसिबल चीज को भी अचीव कर लोगे। अच्छा स्टोइसिज्म बेसिकली घूमती किस चीज पर, स्टोइसिज्म का जज्बातियात के खिलाफ है। कि आप कहोगे कि आज ही आप कोई ऐसा काम कर दोगे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने आप को इनहेंस करो, फिर वो चीज़ आपको हासिल होगी। और मुश्किलात को अपनी आंखें बंद ना करो। और जैसे किसी बिल्ली होती है ना, उसके सामने जब शेर आ जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है, बंद कर लेती है बिल्ली, कि नहीं मेरे सामने शेर नहीं है, मेरे सामने शेर नहीं है। जबकि शेर होता है सामने। तो डिफिकल्टीज से आंखें बरतने से कुछ नहीं होना, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होना। उसके खिलाफ जाकर, उसके सामने खड़े होकर, उसको फेस करके उसका हल तलाश करने से चीजें सेट होती हैं। फिर वो कहता था, सेवंथ पॉइंट है उसका, द डेंजर ऑफ डिजायर। ये पिछले फिलोसफर ने भी बताया था, डिजायरनेस की डेंजर। कि जब इंसान बहुत ज्यादा डिजायर कर पड़ता है ना चीज की, और बहुत ज्यादा डिजायर करने के बाद वो उसकी मोहब्बत में या उसकी डिजायरनेस के अंदर अंधा हो जाता है। अक्सर लोग दौलत की डिजायर के अंदर अंधे हो जाते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं चलता कि अपने भाई को कत्ल कर देते हैं। तो वो जो डिजायर में इंसान पागल हो जाता है, उससे भी स्टोइसिज्म रोकती है कि इससे भी रुकें। डिजायर होनी चाहिए इतनी एक कि वो आपको बूस्ट करे रोजमर्रा की इन्हेंसमेंट में, ना कि आप पागल होकर जो है वो सारा कुछ ही हाथ से गवा बैठे। फिर वो एट एट उसका पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ सिंपलिसिटी। वो कहता है कि जितना इंसान, क्योंकि नेचर सिंपल है, तो जितना इंसान सिंपल होगा वो नेचर के उतने ही मुवाफिक होगा। जितना वो नेचर के मुवाफिक होगा उतना ही वो प्योर होगा, अपनी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा। जितना वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। और वो मॉरल वैल्यूज के अंदर और बाकी मामलात के अंदर भी बेहतर होता चला जाएगा खुद ब खुद ही, जब वो अपने अंदर सिंप्लिसिटी लेकर आएगा। ये थे जी हमारे फिलोसफर एपिक्टेटस। इनकी मैं एक बना कोट्स आपको शेयर करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा।
अच्छा जी। तो वो कह रहा है कि पहला कोट से क्यों शेयर होगी आपको। जी तो, इट इज नॉट वन व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ रिएक्ट टू इट, दैट मैटर्स। वो कहता है कि ये चीज मानी नहीं रखती कि आपके साथ क्या हुआ है, ये चीज मानी रखती कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। बिकॉज लाइफ के अंदर चीजें तो होनी है, कोइंसिडेंस होने हैं, अच्छे काम भी होने हैं, बुरे काम भी होने हैं। लेकिन आपने उसके साथ डील कैसे किया, आया कि आपने जब वो आपके साथ हुआ मामला, मतलब कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आपने अपने मॉरल वैल्यूज को गिरा दिया कि नहीं गिराया। वो कहता है कि ये चीजें मैटर करती हैं, ये चीज मैटर नहीं करती कि आपके साथ क्या हुआ है। तो लाइफ है, चीजें तो होनी है, वो कहते पार्ट या तो हम उसको खत्म कर सकते होते ना, खत्म नहीं कर सकते। अच्छा भी होना लाइफ में, बुरा भी होना, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ लाइफ में अच्छा ही हुआ हो। अगर आप कहते हैं कि जी एक अमीर इंसान है, तो उसकी लाइफ में अगर एक इंसान अमीर होगा उसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अमीर इंसान भी खुदकुशी करते हैं, क्यों करते हैं, किसी एंग्जाइटी की वजह से ही करते हैं ना, कोई डिप्रेशन होता है तो करते हैं ना। तो बेसिकली वो कहता है कि लाइफ में ये चीजें तो होनी ही होनी है। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि क्या हुआ है, मैटर करता है कि आप आपने रिएक्ट क्या किया आगे से। सेकंड, वो बहुत कमाल की बात करता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। अक्सर जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं ना लोग, तो वो उनको ये बात बताते हैं, और ये बड़ा फेमस कोट है, और वो उनको ये चीज दे के मोटिवेशन देते हैं और जहन उनका खोलते हैं। तो वो बात ही करते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, और ये सही बात है। हमारे साथ इतना रियलिटी के अंदर चीज हुई नहीं होती जितना हम उसको इतना ज्यादा फैंटिसाइज कर लेते हैं, अपने जहन के अंदर इमेजिन कर लेते हैं। तो वो कहता है कि हम रियलिटी में ना, असल में हम सफर नहीं हुए होते, असल में हम सफर इमेजिनेशन के जरिए होते हैं, जो हमने अपने दिमाग के अंदर बनाई होती है। फियर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है। आपने इमेजिन किया कि मैं, आपने खुद जहन से कॉन्शियसनेस से सोचा कि मैं फियर में हूँ, मैं खौफ में हूँ, तो आपको खौफ आता है, और जितना आप इमेजिन करते हो उतना खौफ आता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खौफ को टैकल करें या खौफ से बचें, तो आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर बहादुरी लेकर आए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें। फिर वो कहता है कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द यूजर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। कि आप, आपका जिस्म जो है ना वो आप नहीं है, और ना ही आपका दिमाग आप है, ये दो एक अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों का जो यूजर है ना, जो कि इनको चला रहा है, वो आप है। बहुत एक डीप डेप्थ में जाके बात की है उसने, डीपनेस में जाके बात की है, लेकिन मैं इस बात से वैसे एग्री नहीं करता, लेकिन उसने बाद में बहुत डेप्थ में जाके बात की है कि आपका जो जिस्म है वो भी आप नहीं हो, और जो आपके आपका माइंड है वो भी आप नहीं हो। असल में आप क्या हो, असल में आप इन दोनों के यूजर हो। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, वो यूजर क्या करता है। जी, वो यूजर माइंड को चलाता है। अच्छा, वो माइंड को कैसे चलाता है, माइंड जो थॉट सोचता है, वो सोच आ तो माइंड से रही है ना। सो यू आर बेसिकली योर माइंड। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जो माइंड होता है वो इंसान होता है। जी बिल्कुल, माइंड यूजर को चलाता है, और यूजर क्या होती है, उसकी बॉडी होती है। सो बेसिकली जो आप, आपका दिमाग जो सोचता है वो आप हो। अगर मेरे अंदर मेरा दिमाग निकाल के किसी और का दिमाग लगा दिया जाए, तो वो जितना गुस्से वाला होगा उतना ही मैं गुस्से वाला बन जाऊंगा। तो बेसिकली चेंज क्या हुआ, तो वो जितना मॉरल होगा उतना मैं मॉरल बन जाऊंगा। वो जितना एक वो उसका जो जितना एक उसमें पानी हुआ उतना मैं हो जाऊंगा। असल में चेंज किया हुआ सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर, बाकी सेम एज इट इज, दूसरा बंदा भी मेरे अंदर आ गया। सलमान रहा ही नहीं, मैं रहा ही नहीं। सो वो कहता है कि यू आर नॉट योर बॉडी एंड नॉट योर माइंड, यू आर द यूजर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। एंड मैंने भी आपको बताया कि मेरा बिलीफ क्या कह रहा है, हम तो उसके कोट्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि उसने ये कहा।
फिर वो फोर्थ नंबर पे कहता है द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। ये मौलाना रूमी का भी एक कोट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजायर अपने आप को जानना है। तो वो कहता है कि जो ट्रू विजडम है ना, वो ये है कि तुम अपने आप में जानो कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या हो। और इसके अलावा कुछ भी जानना फजूल है। सबसे पहले जो चीज जरूरी है ना, वो ये है कि तुम अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो कि व्हाट आर यू, तुम क्या हो। बिकॉज इंडिविजुअल फिलोसफर है ना, तो इंडिविजुअलिटी की बात करेगा। फिर वो फिफ्थ नंबर पे कहता है द फर्स्ट से टू योर सेल्फ वट यू वुड बी एंड देन डू वट यू हैव टू डू। पहले अपने आप से पूछो कि भाई जो तुम एक्शन करने जा रहे हो उसके बाद तुम बनोगे क्या। उसके बाद वट यू वुड बी, तुम होगे क्या, बनोगे क्या। उसके बाद कोई एक्शन लो जो तुमने लेना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी उठ के घर से बाहर जाता हूँ, तो मैं उठ के घर से बाहर जाकर कोई भी एक्शन लेने लगा हूँ, उसका मुझे अब इस बैठे हुए सलमान को और उस बाहर गए और एक्शन लेने वाले सलमान में क्या फर्क होगा। आया कि वो एक मॉरली अच्छा इंसान बन जाएगा। मतलब मैं बाहर कहीं बयान सुनने जा रहा हूँ, कोई लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ, हाँ तो फिर जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त एक अच्छा मॉरल इंसान बन जाऊंगा, या फिर मुझे एक मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं एक मजीद वाइस इंसान बन जाऊंगा। तो कह रहा है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचा करें कि मैं वो एक्शन लेने के बाद बनूंगा क्या। ठीक है, फिर वो एक्शन लें। फिर सिक्स नंबर पर कहता है डोंट एक्सप्लेन योर फिलोसफी, इम्बॉडी इट। अपनी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने की बजाय उस पर अमल करो। जब तुम अमल करके उस ओज पर पहुंच जाओगे जो कि तुम्हारी फिलॉसफी कह रही है कि तुम इस फिलॉसफी पर अमल करने के बाद इस ओज पर पहुंचोगे, तुम्हें देखने के बाद लोग खुद आ आके तुमसे पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है, तुम्हारी क्या थिंकिंग है, तुमने ऐसी किस फिलॉसफी में अमल किया है कि तुम आज इस मुकाम पर पहुंच गए हो। तो लोग खुद ब खुद आकर तुमसे अटेंशन सीख करेंगे। ठीक है, थोड़ी तुम्हारी इंटेंशन सीख करेंगे और तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास आके बैठेंगे, पूछेंगे तुमसे। फिर वो कहता है सेवन नंबर पे कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यू वर यस्टरडे। सेम वही बात जो उसने अपनी फिलोसफी में कही कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एकदम से बेस्ट बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कल से बेहतर बने। परफेक्शन इंसान के अंदर आ ही नहीं सकती, इंसान 100% परफेक्ट बन ही नहीं सकता। सो बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कल से बेहतर बन जाए, ये मैटर करता है। लिहाजा अपने आप को इतना बेहतर बना लें कि आप कल से बेहतर हो। आप इतने मुतमईन हो कि यार जो कल वाला सलमान था वो आज वाले सलमान से बेहतर है। सॉरी, वो जो कल वाला सलमान है उससे बेहतर आज वाला सलमान। फिर दोबारा कुछ थोड़ी सी इन्हेंसमेंट लेकर आए, और ताकि कल आप कह सकें उससे अगले दिन कि यार इससे पिछले वाले दिन से बेहतर हूं मैं आज। तो इस तरीके से इंसान ग्रेजुअली इनहेंस करता है। कुछ लोगों में एक मसला होता है जो कि साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते होते हैं, परफेक्शनिज्म का। मुझे भी इसकी एक प्रॉब्लम है ये। तो किसी के अंदर शुरू से ये चीज होती है ना, उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर होती है, तो मुझ में भी है। बट मैंने इसके साथ बड़ी मुश्किल से डील किया। मतलब मैं भी वो परफेक्शनिज्म की तरफ जी, परफेक्शनिज्म की तरफ बहुत माइल हूँ कि हर चीज वो है ना वो परफेक्ट हो। हर चीज जो है ना वो मैं परफेक्शनिज्म के साथ करूँ। मतलब कि अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल कोई काम स्टार्ट करना है, तो वो मैं उसके अंदर ना एक एक चीज को मद्देनजर रखता हूँ बहुत ज्यादा, कि मैं फलां काम करूँ तो उसमें भी मैं जो है ना वो ये फलां फलां कलाम सारे पूरे। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं एक अच्छा कैमरा लूँ। मोबाइल के कैमरे से मैंने स्टार्ट नहीं करना। पहले मैं कोई 1.5-2 लाख का कैमरा लूंगा, अच्छा कैमरा, अच्छे लेंस वाला, फिर अच्छा सा सेटअप बनाऊंगा, अच्छा सा स्टूडियो बनाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। तो इट्स ऑल अबाउट परफेक्शनिज्म। इंसान परफेक्शनिस्ट बहुत हो रहे थे, मैं अब अपने आप को ऐसा ऐसा डील कर रहा हूँ उससे खुद ही। और काफी मुझ में चेंज आया उस हवाले से। लेकिन बात करने के मकसद ये है कि ये जो सोच है ना कि मैं एक दिन में परफेक्ट हो जाऊंगा, या मैं जो काम करना है मैंने परफेक्टली करना है। अक्सर इंसान जब नया नया दीन की तरफ आता है, ईमान उसका बूस्ट होता है, कोई लेक्चर सुन लिया या कोई दीन की बात सुन ली,
तो और उसके बाद उसका दिल बदलता है, उस अपने गुनाहों पर नदामत होती है, तो वो कहता है कि कल से तो मैंने ऐसा मोमिन बन जाना ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के लेवल का। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता असल में। आपको पहले अपनी नमाजें, पहले फोकस करने की, यार मैंने कल से बेहतर मुसलमान बनना है आज। कल मैं अगर 5 नमाजें तर्क कर, एक भी नहीं पढ़ता था, तो आज मैंने 5 कम से कम नमाजें पढ़ी, पहले फर्ज कवर कर लूँ मैं। तो तहज्जुद की नमाज जो है ना, वो मैं फिर बाद में स्टार्ट कर लूंगा। हम ये करते हैं, आज सुना, कल तहज्जुद की नमाज पढ़ी और 5 नमाजें पढ़ी, रोजा भी रख लिया, सदका खिरात भी कर दी। सदका खिरात भी कर ली। मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगा, ठीक है। तो सदका खिरात भी कर ली, और बीमार का हाल भी पूछ लिया, और एक दिन के अंदर ही सारा जो आपका ईमान का ट्रक ओवरलोड हुआ था वो सारा ही गिर गया। वो सारी अगले दिन फिर उसी रूटीन के ऊपर, पुराने रूटीन के ऊपर। सो बेसिकली इससे बेहतर ये है कि आप अपने अंदर एक चीज लेकर आए, उसको कंसिस्टेंसी के साथ इनहेंस करें। अच्छा, तो उसके बाद 8th वाला कोट है, द ओनली थिंग दैट इज ट्रूली योर्स इज योर एक्शंस, इज योर ओन एक्शंस। जो तुम्हारी चीज, जो ट्रूली मीनिंग्स के अंदर सही मानों में जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारी एक्शंस हैं। तुम उनके जवाब दो। मेन चीज जिसको तुम ऑन करते हो वो तुम्हारे एक्शंस हैं, तुमसे उसके बारे में सवाल जवाब होगा। अगर आप आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें या दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, गवर्नमेंट के सामने, तो जो जो एक मेन चीज है जिसको तुम ऑन करते हो वो तुम्हारे एक्शंस हैं, और तुम्हारे एक्शन ही तुम्हारी लाइफ के अंदर इफेक्ट पैदा करते हैं। तुम अच्छा एक्शंस लोगे, तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। बुरे एक्शंस लोगे, लाइफ के अंदर सफरिंग आएगी। लाइफ के अंदर सफरिंग तो अच्छे एक्शन से भी आ सकती है, आप दीन के लिए निकलोगे सफरिंग आएगी। बट बेसिकली उसे कहने का मकसद ये है कि ये आप जो ऑन करते हो वो अपने एक्शंस हैं, उसके अलावा हर चीज अनरिलेटेबल है। 9th कोट है, सरकमस्टांसिस डू नॉट मेक द मैन, दे ओनली रिवील हिम टू हिमसेल्फ। वो मिर्जा गालिब का एक कॉल है, और शेर है। शेर तो प्रॉपरली तो मुझे याद नहीं है पूरे वजन के साथ, लेकिन उसका बेसिकली मफहूम ये था कि लोग, थोड़ा सा बयान करता हूँ, कि लोग बेवफा नहीं होते, लोग बेनकाब होते हैं। तो उसका ये मफहूम था कि हम कहते हैं ना कि तुम बेवफा हो गए हो, असल में वो बेवफा हो नहीं जाता, वो बेनकाब होता है। वो पहले से बेवफा होता है, वो अक्सर बाद में बेनकाब हो जाता है। तो वो कहता है कि सरकमस्टांसिस मतलब कि हालात जो हैं वो इंसान को बनाते नहीं है कुछ, कि बुरे हालात है तो इंसान बुरा बन गया, अच्छे हालात है तो इंसान अच्छा बन गया, नहीं। ये सिर्फ इंसान का जो अंदर होता है ना उसको रिवील कर देते हैं। इंसान असल में था बुरा ही, वो सबके सामने मिट्टी छुरी बना हुआ था क्योंकि उसको उसका मतलब मिल रहा था। जिस दिन उसको सामने सबने उसको उसकी लाइन में रखा, उस दिन वो बुरा हो गया, क्योंकि असल में वो था ही बुरा, अपनी जिबिल्लत के अंदर, अपनी इंस्टिंक्ट के अंदर। लिहाजा जो सरकमस्टांसिस होते हैं वो इंसान को कुछ बना नहीं देते, जो पहले से चेंज नहीं कर देते, बल्कि उसको रिवील कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिलोसोफर को, जो कि है, अच्छा, मैं आज पढ़ाना तो मैंने 3 फिलोसफर्स थे। अब मेरे जहन में बारह के, एक तो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा हमारा, कि अगर दोनों फिलोसफर ही लेंथी हैं, तो मैंने बेसिकली पढ़ाने 3 ही थे। लेकिन मैं एक स्टोइक फिलोसफर को स्किप कर रहा हूँ। मैंने आज 3 फिलोसफर पढ़ाने थे, एपिक्टाइटिस, मार्कस अरेलियस और लुक्रीटियस। लुक्रीटियस, मार्कस अरेलियस, और ये जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को एपिक्टेटिस। तो मैं मार्कस अलेरियस को स्किप कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ये भी एक स्टोइक फिलोसफर था, स्टोइसिज्म पर बिलीव रखता था। तो वो सेम सेम हो जाएगा सारा कुछ, तो कुछ न्यू पढ़ना चाहिए आपको। तो वो इंशाल्लाह हम जो मार्कस अरेलियस है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइटस लुक्रीटियस, फुल नेम इसका है टाइटस लुक्रीटियस कैरस। 99 टू 55 BCE इसका ईरा है। रोमन पोइट एंड फिलोसोफर था ये।
और बहुत फेमस पोइट है रोमन का, बहुत फेमस पोइट है। आप रोमन पोइट्स निकाल लें, उसमें नंबर वन पर आएगा। तो बेसिकली उसकी जो फिलॉसफी है उसकी तरफ आते हैं। पहला उसका पॉइंट है एटमिज्म। आपको याद हो तो ग्रीक फिलॉसफी के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था, बिलीव करने वाले जो कि एटमिज्म पर बिलीव करते थे कि ये पूरा यूनिवर्स एक ऐसे मैटर से तश्कील पाया है जो कि बेसिकली जिसका फंडामेंटल एलिमेंट जो है ना वो एक एटम है, एक ऐसा पार्टिकल जो कि अनकटेबल और अनडिवाइडेबल है, जो कि ना मजीद कट हो सकता है ना मजीद डिवाइड हो सकता है। तो ये भी एटमिज्म पर बिलीव करता था कि इस दुनिया का जो एक जो फंडामेंटल एलिमेंट है ना वो एटम है एक, उससे ही सारी कायनात बनी है। फिर सेकंड पॉइंट है इसका मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म पर बिलीव करता था कि आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द साउल इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉज। वो कहता है कि इवन की जो हमारी रूह है ना वो भी किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है, वो भी मटेरियल है। वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। हम कहते हैं ना कि एक दो हम इस तरह की चीजें होती हैं, एक वो होती है कि जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं सेंसेस से, और एक होती है जो कि जिसको हम छू नहीं सकते और जिसको हम नहीं, जो कि मटेरियल नहीं होती, जो कि इमोशंस होते हैं या वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो किसी और दुनिया की होती है। तो वो कहता है कि नहीं, जो रूह है ना वो कोई और ही चीज नहीं है, वो भी मटेरियल ही है, और इमोशंस भी मटेरियल ही हैं, और ये सब कंपोज्ड ऑफ मैटर है, मैटर के बने हुए हैं, और ये भी नेचुरल लॉज पर चलते हैं। नेचुरल लॉ के तहत ये, जैसा इंसान है ना वो नेचुरल लॉ पे चलता है, मतलब कि इंसान के नेचर के अंदर है कि उसको भूख लगनी ही लगनी है। उस तरीके से रूह भी जो है वो नेचुरल लॉ पे ही चलती है। और बेसिकली ये एक जो है एथियस्ट था, गॉड पर बिलीव नहीं करता था। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, एपिक्यूरियनिज्म। तो बेसिकली ये एपिक्यूरियनिज्म, ये एपिक्यूरियस्ट फिलोसफर था जिसकी मैंने आपको फिलोसफी पढ़ाई थी, जिसने फिलोसफी दी थी एपिक्यूरियनिज्म की, कि जिसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को, जो आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है ना वो असल में है कि आप कितना खुश रहते हैं। जितना आप अपनी लाइफ को खुश लाइफ बनाएंगे, अच्छी लाइफ बनाएंगे, हैप्पी लाइफ बनाएंगे, उतना ही आप एक कामयाब लाइफ जिए हो। और आपकी लाइफ का मकसद असल में हैप्पी रहना है। तो वो भी इसी के बारे में बात करता है कि जो लाइफ है वो बेसिकली मकसद ही इस चीज़ का है कि इंसान हैप्पी रहे। और उसके फिर वो मुख्तलिफ तरीकाकार बताता है कि इंसान को नेचर के करीब रहना चाहिए, कि जब इंसान नेचर के करीब रहता है तो वो नेचर से मुवाफिक होता है। और नेचर असल में कंपोज्ड ही हैप्पीनेस के लिए हुई है। जो सैडनेस है वो नेचर के करीब नहीं है, वो इंसान की अपनी एक अपनी जनरेट करता इमोशन है। जो नेचर है वो हैप्पीनेस के करीब है, वो हैप्पीनेस है। तो जितना आप नेचर के करीब होंगे उतना आप हैप्पी रहोगे। उसकी वो मिसाल है कि जब हम बागात के अंदर, पौधों के अंदर, नेचर के अंदर जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी जिबिल्लत इंस्टिंक्ट खुश हो जाती है। इसका फोर्थ पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशंस के बहुत खिलाफ था। और ग्रीक तो थे भी ऐसे लोग ग्रीक कह दिया अपना, ये रोमन और ग्रीक लोग, और पुराने दौर के अंदर तो सुपरस्टिशंस थी भी बहुत, मतलब कि बिला वजह की सुपरस्टिशंस बनाई हुई थी। जितनी भी मिथ मिलती हैं आपको, वो सारी की सारी पता कहाँ से मिलेंगी आपको, इनसे मिलेंगी। काले भेड़िया वाली, इस दिन एक ग्रीक मिथ एंड रोमन मिथ पर भी आपको लेक्चर दूंगा। तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने अपने ये मुहावरे बनाए होते थे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। ये इसकी बड़ा खिलाफ था। वो कहता था बी रैशनल यार, ये क्या तो उन्होंने फजूल फजूल किस्म की चीजें बनाई। आज के दौर में भी सुपरस्टिशंस देख ले, फजूल फजूल किस्म की सुपरस्टिशंस बनाई हुई हमने। काली रस्ती बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ हो जाएगा। और दूसरा अपना, नाखून अगर आप काट कर जमीन पर फेंक दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, या ये मनहूस, मनहूसियत की अलामत है। फेंकने नहीं चाहिए लेकिन वैसे एक मिसाल दे रहे कि मनहूसियत की अलामत कैसे हो गई। असल टाइम झाड़ू फेरोगे तो वो मनहूसियत हो जाएगी। और
उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, कैंची चलाते रहोगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती हैं फजूल फजूल किस्म की। तो वो ये सुपरस्टिशंस के बहुत खिलाफ था। कहता था कि ये रैशनल की बात नहीं है। फिर कॉस्मोलॉजी पर जो उसने बात की है, वो कहता है कि यूनिवर्स एज गवर्नड बाय नेचुरल लॉ विद नो डिवाइन इन्वेंशन। कॉस्मोलॉजी की मतलब खुदा के बारे में वो ये बात करता है कि जो ये यूनिवर्स है ना, ये सारा का सारा कुदरती कवानीन पर चल रहा है, कोई खुदा नहीं है, कोई डिवाइन नेचर नहीं है, कुछ कोई मजहबी कोई शख्सियत या कोई खुदा नहीं ऊपर बैठा हुआ जो इस दुनिया को चला रहा है। ये दुनिया खुद अपने अंदर खुदा है। उसके अंदर वो बड़ी एक पॉइंट भी देता है। वो कहता है कि आप ये बताएं मुझे कि खुदा को किसने क्रिएट किया। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि भाई खुदा तो वो होता ही वो जिसको क्रिएट ना किया जाए। तो उसने कहा इसका मतलब तुम लोगों ने मान लिया कि खुदा जो है वो बगैर किसी के बनाए एग्जिस्ट कर रहा है, बगैर किसी के बनाए वो है इस दुनिया कायनात में, और वो जो हमें चला रहा है। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा तो प्रिंसिपली तो तुम लोग इस बात को मान लिया, प्रिंसिपली तुम लोगों ने इस बात को मान लिया कि कोई ना कोई ऐसी सुपर बीइंग है जो कि बगैर किसी के बनाए एग्जिस्ट कर रही है। प्रिंसिपली तो मान लिया, तो यही प्रिंसिपल यूनिवर्स पे अप्लाई कर दो। यूनिवर्स भी बगैर किसी के बनाए खुद ब खुद बन गया। तो इधर क्या मौत पड़ती है? उधर तुम लोग कहते हो खुदा जो है वो खुद ब खुद बन गया, तो यूनिवर्स भी खुद ब खुद बन गई। वो कहता है कि फिर उसके बाद कि अगर तुमने खुदा कहना भी है ना, तो इस यूनिवर्स को कहो जो कि नेचुरल लॉ के साथ पूरी दुनिया को चला रहा है। फिर वो कहता है तुम भी खुदा हो, मैं भी खुदा हूँ, बिकॉज तुम भी नेचर का हिस्सा हो, मैं भी नेचर का हिस्सा हूँ। सो ये खुदाई का कॉन्सेप्ट के खिलाफ था वो, कि कोई आउटसाइड कोई बैठी हुई सुपर बीइंग चला रही है। फिर वो एवोल्यूशन के बारे में उसने कुछ बताया था। मतलब कि जो कहते हैं ना कि एवोल्यूशन आकर डार्विन नहीं है, इन्होंने जाके बताई थी। तो उनको बताएं कि भाईजान ये एवोल्यूशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब उन्होंने किया था। असल में ये एवोल्यूशन जो है वो ग्रीक फिलोसफर्स और रोमन फिलोसफर्स ने पहले ही आइडिया दिया हुआ था, जिसके बाद वो आइडिया इनहेंस करके आगे बढ़ा था। तो उसने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन में बताया था कि इंसान जो है ना वो पहले कोई और ही मखलूक था, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व होकर ये नई स्पीशी बन गया, ये वाली स्पीशी बन गया जो हम में। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के या बगैर किसी तहकीक के उस हवाले से कि जैसे कि डार्विन और बाकियों ने की थी, तो उसने इसको बता दिया। फिर वो बात करता है 8 पॉइंट प्लेयर एंड पेन की। ही आर्ग्यू दैट प्लेयर इज द एब्सेंस ऑफ फिजिकल पेन एंड मेंटल डिस्ट्रेस rather than the presence of sensual delights। वो कहता है कि प्लेयर असल में नाम किस चीज का है, प्लेयर की डेफिनेशन क्या है? प्लेयर इज द एब्सेंस ऑफ फिजिकल पेन एंड मेंटल डिस्ट्रेस। कि जो प्लेयर है ना, वो असल में मेंटल और फिजिकल जो पेन है ना, अगर आपको नहीं है तो आप प्लेयर में हो, आप खुशी में हो। तो अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन और किसी भी किस्म के फिजिकल पेन से बचा के रखो, बस आप प्लेयर में हो, मौज में हो, जिंदगी जियो। इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन फिर वो बात करता है। ही स्ट्रेस द पावर ऑफ ह्यूमन रीजन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। वो कहता है रीजन एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान जब रीजनिंग करता है ना, तो वो कायनात की जो पेचीदा पेचीदा चीजें ना उनको दरियाफ्त कर लेता है। जिस तरीके से बाकी फिलोसफर्स ने कहा, तो उसने कहा रीजन करना जो है ना, कि रीजन क्या है इस चीज की, इसका मकसद क्या है, ये सवाल उठाना, डाउट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इंसान की सबसे बड़ी सलाहियत ही रीजन करना और डाउट करना है, जिससे उसके सामने दुनिया की मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है ना वो खुलती है, और वो उसके बारे में मजीद इल्म हासिल करता है। उसके अलावा ये थी जी फिलोसफी बेसिकली इसकी। मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों फिलोसफर्स की थोड़ी फिलोसफी, ताकि आपको समझ आ जाए।
पहले वाला जो फिलोसफर था, उसकी फिलोसफी बेसिकली किस पर, किसकी इर्द गिर्द घूम रही थी? स्टोइसिज्म की। कि इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन करनी चाहिए, और virtue इज द हाईएस्ट गुड। पावर ऑफ चॉइस के बारे में उसने बात की, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात की, इन अकॉर्डेंस विद नेचर होनी चाहिए, अलाइंस करो नेचर के साथ, नेचर की बात की उसने। और डेंजर जो होती है डिजायर, उसके बारे में बात की, सिंप्लिसिटी के बारे में बात की। और उसके बाद लुक्रेटियस ने जो बात की, एटोमिज्म की बात की, मटेरियलिज्म की बात की, एपिक्यूरियनिज्म की बात की, कॉस्मोलॉजी के बारे में उसने बात की, खुदा नहीं है बल्कि एक नेचर की लॉ चला रहे हैं, एवोल्यूशन के बारे में बात की, और प्लेयर एंड पेन के बारे में बात की। ये असल में बेसिकली फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की एब्सेंस हो कहते हैं, और रीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। तो ये तो बेसिकली दो फिलोसफर्स थे हमारे। मैं तो कहता हूँ कि थर्ड वाला फिलोसफर भी कवर कर ही दें, ये टाइम इतना नहीं हुआ अभी, आधा घंटा गुजरा है, 10 मिनट, 10-15 मिनट मजीद लग जाएंगे। चले कर देते हैं कवर वो भी। मार्कस ऑरेलियस के बारे में बात करते हैं। ये असल में एक रोमन एम्परर था, एक रोमन बादशाह था, और फिलोसफर भी था। आप अगर देख लें मुगल अंपायर, ये जो हमारे इधर खित्ते के अंदर, मैं उसको एज अ इस्लामिक सिस्टम या इस्लामिक निज़ाम की बात नहीं करने लगा, मैं एज अ हिंदुस्तानी बात करने लगा हूँ। ये ना आप समझ ले कि मैं क्रिटिक उन पे कर रहा हूँ कि जी यार तुम लोग तो इस्लाम के मुहाफिज थे, वो भाई नहीं इस्लाम के मुहाफिज थे वो, उनके बारे में ये बात करना ही गलत है। इस्लाम के मुहाफिज नहीं थे वो, खिलाफत थी नहीं, तो इस बारे में ये कहना ही। लेकिन मैं क्रिटिक इस हवाले से करने लगा हूँ कि चूंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अब पाकिस्तानी, लेकिन पहले तो हिंदुस्तानी था ना, सारी एक हिंदुस्तान था, पूरा पर था, तो इस पर वो हुकूमत करते थे। तो उनको अगर हम देखें तो उनकी शाही आदात और शाही मशगला क्या था? शायरी। और शायरी भी चलो, शायरी बहुत बड़ा फन है, करो शायरी, अल्लामा इकबाल की जैसी शायरी करो, फिलोसफी हो उसके अंदर फलसफा हो। नहीं तो जॉन एलिया जैसी शायरी करो जिसके अंदर मेटाफिजिकल बातें हो। अब जॉन एलिया की आशिकी वाली शायरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन उसके अंदर भी उसका बड़ी डेप्थ होती है, उसके अंदर वो इमोशंस के साथ जो वो इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है ना, वो भी सारा बेसिकली पीछे साइकोलॉजी और फिलोसफी के साथ ही जाकर अटैच करती है। तो इन जैसे शायर तुम लोग बनते। लेकिन आशिकी मशूकी एंड फजूल किस्म की चीजें, औरतों की हुस्न पे लिखना और ये वो, मैं ये नहीं कहता कि होता कि हुस्न पे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि एक एम्परर होके वो क्या मिसाल सेट कर रहा है, और क्या उनका मुश्किल है। और इन्हीं काम की वजह से तो, और इन्हीं चक्रों में पड़ने की वजह से तो बाहर से गोरों ने आकर 1857 के अंदर उनकी ईंट से ईंट बजा दी। और बहादुर शाह जफर साहब जो बड़े शायर बने फिरते थे, उनको ले गए साथ अपने। अच्छा, वो कैसा बंदा है, उसको आके उसके वजीर ने बताया कि भाई आ रहे हैं आप पर ना हमला करने, और इस और जब उसने कहा जब ये पहुंच जाए ना मेरी सल्तनत के करीब तब मुझे बताना। वजीर ने कहा शायद बादशाह साहब के पास कोई प्लान हो, उसने अपनी फौज तैयार की हो, जैसे ही वो हमारे गेट के ऊपर आएंगे तो बादशाह साहब जो है वो डिफेंड करेंगे, अटैक करेंगे, कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ। वो जब पहुंचे तो उसने कहा अच्छा आ गए हैं, चलो जब हमारे दारुल हुकूमत की गेट पे आए ना तब बात करना, बताना मुझे। वजीर साहब ने कहा शायद बादशाह ने कोई बहुत ही बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि शायद दारुल हुकूमत की गेट पे आएंगे तो पीछे से भी अटैक हो जाएगा, आगे से भी अटैक हो जाएगा, हर तरफ से अटैक हो जाएगा। वो जब दारुल हुकूमत के गेट पे पहुंचे तो बादशाह साहब ने कहा कि उनको जो है ना वो, कहो कि महल के दरवाजे पे जब पहुंचे ना तब बताएं मुझे। महल के दरवाजे पे पहुंचे तो बादशाह साहब ने क्लीन बिछवा दिए उनके साथ अच्छे रवाबित कायम करने के लिए, कि तुम हुकूमत करो, अंडर तुम्हारे रहेगा, लेकिन मुझे कोई इस तरह का छोटा मोटा बादशाह यहाँ बना दो। उन्होंने उसे पकड़ के कहा आज तुम्हें बनाते हैं बादशाह। पकड़ के उसको
डोली सी में बंद किया, और वो बहुत ही तंग जगह थी, उसके अंदर उसको बंद किया, और जिसके अंदर वो पाँव फैला के सो तक नहीं सकता था, जिसपे उसका शेर भी लिखा था कि फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। तो ये था हमारे ये इधर के बरसगीर के बावजदाद। लेकिन रोमन फिलोसफर जो थे वो क्या थे, वो फिलोसफर थे, वो फिलोसफी को फरोग देते थे, फिलोसफी को पसंद करते थे। अब उनकी जो उठक बैठक थी वो फिलोसफर्स के अंदर थी, वो दरबार में फिलोसफर्स को बुलवाते थे और उनके साथ क्रिटिक करते थे, बातचीत करते थे, और अपनी हुकूमती मामलात को इन्हेंस करते थे। जबकि हमारे यहाँ पर जो बादशाह जफर साहब हैं वो मिर्जा गालिब को बुला लेते थे, और उस्ताद ज़ौक को बुला लेते थे, और बाकी शायरों को बुलाकर यहाँ पर शायरी की महफिलें चलती थी और मामलात होते थे। खैर, तो ये एक रोमन एम्परर था, बादशाह था, पर इसको फिलोसफी में बड़ा इंटरेस्ट था, और इसने बड़े जस्टिस और दानाई के साथ रूल किया रोमन एम्परर के ऊपर, सॉरी रोमन वो सल्तनत के ऊपर। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, ये भी स्टोइसिज्म का बिलीव करने वाला था। तो पहला पॉइंट यही है कि स्टोइसिज्म पर बिलीव करता था। मार्कस रेलियस वाज अ स्टोइक, emphasizing reason, self control and indifference to external events। वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर बात करता था कि जो आपको लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आती हैं उनका सामना करो, उनको कबूल करो, और जो जो एबिलिटीज आपके अंदर हैं उन एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए लाइफ को जियो, और इन्हेंस करो अपनी मुश्किलात को उन एबिलिटीज के जो है ना वो बेस के ऊपर दूर करो। ना कि ऐसी एबिलिटीज सोच लो कि मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन एक टाइम पर आके इनहेंस करके। लेकिन एकदम नहीं सोच लो कि मैं तो जो पूरा का पूरा तख्ता उलट सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और जाकर एकदम ही अटैक कर दूँ। ये एकदम ही जो भी आपने काम करना, जरूरी नहीं कि मैं बात इंसान इनकलाब की करे, अपने आप के बारे में भी, कि वही जो मैंने पहले एक मिसाल दी आपको, कि इंसान जब भी का नया नया ईमान बूस्ट होता है तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है, और फिर वो तहज्जुद की नमाजें और इशराक की नमाज और अवाबील के नफल और सब कुछ ही जो है ना वो एक साथ ही स्टार्ट कर देता है, और अगले दिन फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठता। तो उसके बाद वो बात करता है नेगेटिव विजुअलाइजेशन की। ही प्रैक्टिस विजुअलाइजिंग नेगेटिव आउटकम्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर लाइफ चैलेंजेस एंड कल्टीवेट इनर स्ट्रेंथ। पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारी कौम में तो ये मसला बहुत ही ज्यादा है। किस चीज का? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी। अच्छा सोचो अच्छा हो जाएगा, अच्छा सोचो अच्छा हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है। अच्छा करने से अच्छा होता है। जो सोचना है आपने वो बुरा ही है, कि यार ये बुरा हो रहा है मेरे साथ, उसको कंसीडर करना है। तो वो कहता है कि आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो, अपनी गवर्नर्स को बेहतर कर सकते हो, अपनी हुकूमत को बेहतर कर सकते हो, तो वो एक ही बेस के ऊपर कर सकते हो, वो ये कि आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करो। नेगेटिव चीजों को सोचो कि यार ये भी मुझसे मेरे साथ नेगेटिव हो सकता है, मेरे साथ ये भी हो सकता है। हाँ, उसमें एक्सट्रीम ना चले जाओ कि जो नहीं भी हो रहा है उसको भी विजुअलाइज कर लो। हाँ, जो हो रहा है, सफर हो रहे हो, वो तो करो विजुअलाइज। तो कहता है लाइफ चैलेंजेस से अगर आपने निपटना है तो आपको नेगेटिव चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर वो वही दोबारा वही द पावर ऑफ चॉइस की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि स्टोइक फिलोसफर एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं, तो पावर ऑफ चॉइस की बात करता है मार्कस रेलियस भी। कि इंसान की जो पावर ऑफ चॉइस है ना वो इसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। इंडिविजुअल फ्रीडम जो होता है ना वो कहता है, इसका कोट भी है कि जो वर्थी चीज है ना पूरी दुनिया में इंसान के लिए, जिसके लिए उसको तगदो करनी चाहिए सबसे पहले, जो उसका पहला मकसद होना चाहिए, वो उसका इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। कि उसको इंडिविजुअल फ्रीडम हो कि वो चूज करे जो करे अपनी लाइफ के लिए। जब वो फ्रीडम उसको मिल गया
तो उसके बाद वो पावर ऑफ चॉइस की तरफ आए कि कम वक्त के अंदर कितना रैशनल वो अपना स्टांस ले सकता है, कितना रैशनल एक्शन ले सकता है। तो द पावर ऑफ चॉइस इंसान की लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। फिर वो इनर स्ट्रेंथ की बात करता है कि इंसान को जितना हो सके इनर स्ट्रेंथ इनहेंस करनी चाहिए, इनर स्ट्रेंथ के साथ रहना चाहिए, ताकि वो लाइफ की जो हर्डल्स है उसको बाहर से आ रही हैं उसको किससे डील कर सके, इनर स्ट्रेंथ से डील कर सके। इनर स्ट्रेंथ किसे बेसिकली कहते हैं, विजडम को कहते हैं, करेज को कहते हैं। करेज इनर इनर स्ट्रेंथ होती है इंसान के अंदर की चीज, तो अंदर से डील कर रहे होते हैं करेज के साथ। तो जितना हो सके दानाई इख्तियार करें, ताकि आप उस दानाई की बेस के ऊपर अपने माइंड के साथ, अपने माइंड की इनर स्ट्रेंथ के साथ डील करें मुश्किलात के साथ। अच्छा, फिर वो कॉस्मिक डिटर्मिनिज्म की बात करता है, मतलब कि इस यूनिवर्स की। He saw the universe as governed by reason and natural law, accepting that everything is interconnected and part of a larger whole। वो कहता है कि नेचर की जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी नेचर है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और एक मुस्तकिल चेंज की बात भी वो करता है कि इस दुनिया का जितना भी, और हाँ एक और बात, वो कहता है कि इस दुनिया में सिवाय साउल के, सॉरी वो सिवाय एटम्स के, हर चीज जो है ना वो मॉर्टल है, हर चीज फना हो जाने वाली है। बाकी तमाम चीजें फना होने वाली हैं सिवाय एटम्स के। साउल भी फना हो जानी है आपकी। और वो जो एटम्स है वो मुख्तलिफ तरतीब के साथ किसी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स के साथ जुड़ेंगे और मुख्तलिफ बीइंग बन जाएगा वो। मतलब मेरे अंदर से चंद एटम्स या और जमीन के चंद एटम्स मिलेंगे, फलां जगह के चंद एटम्स मिलेंगे, मिल मिला के वो कोई एक नई बीइंग बना देंगे, नया इंसान बना देंगे, नई कुछ और चीज बना देंगे, कोई नया पहाड़ बना देंगे। जो भी उनकी एक सोच थी। लेकिन जो चीज मॉर्टल है वो सिर्फ, सारी हर चीज मॉर्टल है, लेकिन जो जो नहीं है वो एटम्स है। फिर वो बात करता है लीडरशिप एंड सर्विस की, क्योंकि वो चूंकि लीडर था एक, और एम्परर था। एज एम्परर ही प्रियाई prioritized the welfare of his people, demonstrating that leadership should be guided by wisdom, justice and compassion। वही बात प्लेटो वाली, अरिस्टोटल वाली, कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। वो कहते ये नहीं कह रहा डेमोक्रेसी नहीं, इधर डेमोक्रेसी थी ही नहीं, लेकिन जो बात बेसिकली करने के जो उन्होंने क्रिटिक की, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कि वहां पर डेमोक्रेसी थी ग्रीक में एक तरह की। तो उसमें वो कहते हैं कि जिस तरह से प्लेटो और अरिस्टोटल ने कहा था ना कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, और एक विजडम और एक वाइस मैन और एक मॉरल इंसान और एक दाना इंसान, एक फिलोसोफर को रूल करना चाहिए। तो वो भी यही कहता है, मार्कस रेलियस भी यही कहता है कि एक जो लीडरशिप होती है ना उसके लिए लाजमी है कि वो वाइस हो, अक्लमंद हो, फलसफाना हो, करेज वाली हो और जस्टिस वाली हो। फिर वो इंटरकनेक्ट connection interconnection of all things, Marcus Aurelius saw the universe as an intricate web, recognizing the interconnection of all people, events and things। वही बात क्यों कहता है कि इस कायनात की तमाम एटम्स, तमाम चीजें, तमाम बीइंग्स, तमाम दरख्त, तमाम फूल, तमाम जगहें, हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। और इनकी इंटरकनेक्शन, इनके चेंज, इनका जो चेंज है, इनका जो इंटरकनेक्शन है, इनका जो बदलना है, वही मुख्तलिफ इवेंट्स करवाता है। मुख्तलिफ इवेंट्स वकू पजीर जो होते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये चूंकि, अब देखें ना, अगर मैं किसी दूसरी चीज के साथ इंटरकनेक्शन में नहीं हूँ, किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्शन में नहीं हूँ, तो मैं उस पर चेंज कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर तो इंसान मैं हूँ, बाकी बीइंग्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही नहीं है, तो चेंज मुमकिन ही नहीं है। चेंज होता क्या है?
कोई एक्सटर्नल चीज आती है या इंटरनल चीज आती है, वो आके इंसान को चेंज कर देती है। लेकिन इंटरनल जो है वो भी तो इंटरकनेक्ट ही हो रही है आपके साथ। और कोई बाहर की चीज आती है वो आपके साथ इंटरकनेक्ट होती है। जैसे आप बॉल ही ले लें एक, हम वो बात करते हैं ना न्यूटन के, जब वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ बयान करता है अपना, तो उसको कहता है कि एक ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर आउटसाइड से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अमल करती है, एक्सटर्नल फोर्स आके उस पर अपना अप्लाई नहीं होती। और कभी भी ऑब्जेक्ट रुक नहीं सकता अगर उस पर वो एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इंसान ने, मतलब गेंद है, इंसान ने फेंकी, इंसान की जो पावर है उसने उसको पावर दी और वो मूव करना स्टार्ट हो गई। एक एक्सटर्नल फोर्स आई, इंसान की ताकत, अब मूव करना स्टार्ट होगी। अब वो गेंद मूव करती जाएगी। मोशन भी उसने स्टार्ट किससे की? एक्सटर्नल जो पावर है उससे की। और वो रुकेगी भी किससे? एक्सटर्नल पावर से ही रुकेगी। एक्सटर्नल पावर कौन सी? फ्रिक्शन, ग्रेविटी। जो फ्रिक्शन होती है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो करेगी, और एक टाइम पर आके वो बॉल जो है वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। सो बेसिकली वो कहता है कि जो इस दुनिया का जो चेंज है ना, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो एक इल्यूजन नहीं है, वाकई हो रहा है, हम देख रहे हैं। लोग दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। ये इस चीज का सबूत है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। बाकी लास्ट पॉइंट उसका वो भी यही कहता था कि जो लाइफ है वो अकॉर्डेंस विद नेचर होनी चाहिए। नेचर के जितने करीब होगी उतना ही इंसान के लिए बेहतर है, उतना ही इंसान के लिए अच्छा है, और उतना ही इंसान जो है वो बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ को कर सकता है जितना वो अपना नेचर के करीब हो जाएगा। सो ये बेसिकली पॉइंट्स थे मार्कस रेलियस के। और मैंने बाकी सारे फिलोसफर्स कवर कर लिए, तीन जो हमने आज कवर किए हैं, जो कि आज मैंने कवर करने सारे कवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा रोमन फिलोसफर्स के ऊपर। दो तीन फिलोसफर्स ही और रह गए हैं जो मेन मेन है। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिलोसफी, बेस्ट फिलोसफर्स की तरफ चलेंगे। उसके बाद साथ ही दरमियान में इस्लामिक फिलोसफी भी आ जाएगी, तो उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स देते हैं जी, तो स्टार्ट करें।